चलिए बेटा, एनसीईआरटी 12th का 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इनफ, इधर ध्यान दो। अब बातें बंद करो तुम्हारी। मुश्तबा क्या बोला अभी मैंने? कहकशां सब ले लो, पेन वैन सब लो, खामोश बैठो। तो देखो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोटा चैप्टर है, हार्डली उसको मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा, खींचतान के भी 1 हफ्ता लगेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। तो देखो इसके अंदर कंटेंट क्या है, पहले वो देख लो। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर को लेकर, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट थिंग, द बार मैग्नेट। नेक्स्ट थिंग, magnetism and Gauss law। next thing, magnetization ए बाबू चुपचाप इधर ध्यान दे। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। And the last thing, magnetic properties of material। magnetic properties of material, ठीक है। तो बेटा ये देखो, कुल मिला के 5 टॉपिक आ रहे इस चैप्टर में, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। आपको देख सकते हैं कि कितना छोटा इसका साइज़ है। ओवरऑल यहाँ पर सब कुछ कवर हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन में भी अगर मैं देखूं तो इंट्रोडक्शन में मुझे क्या स्टडी करना है? ओके, तो इंट्रोडक्शन में मैं इसके 2 सब टॉपिक स्टडी करूंगा। ये एक है हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी में आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलेगा, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा हूं। और दूसरा है कॉमनली नोन आइडियाज ऑफ मैग्नेटिज्म। कॉमनली known ideas of magnetism। हिस्टोरिकल फैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ बस ओरली इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सिर्फ थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं रे बाबा, नॉट द एंटरटेनमेंट पर्पस, है ना। ये जस्ट थोड़ा सा फील लाने के लिए चैप्टर का है। उसका एग्जाम में कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं पूछने वाला उसके बारे में, है ना। देखो भाई, देखा जाए मैग्नेटिज्म अर्थ पर बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मैन से एग्जिस्ट करता है ना। जब इंसान यहाँ पर, जैसे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ साइंस, अपने रिलीजियस थ्योरी मत ला लेना यहाँ पर अभी फिलहाल, है ना। अभी रिलीजियस थ्योरी को रखते हैं अपन साइड में, अपन साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस के हिसाब से जो उनकी अजम्पशन है, अगेन थ्योरी है जो उनका अजम्पशन है, कि जैसे उनका मानना है कि पहले यहाँ इंसान से पहले क्या थे, डायनासोर्स थे। वो सब उस इवैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम सोचें, तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो इंसान से पहले इस अर्थ पे मैग्नेटिज्म मौजूद था, है ना। पहले से था वो। एक कोई तो भी फॉरेन बॉडी आई होगी काफ़ी, जैसा आप देखते हैं ना एस्टेरॉइड्स आते रहते हैं। इवन द आयरन, लोहा, वो भी यहाँ की बुनियाद नहीं है, वो एग्जैक्ट अर्थ का ही नहीं। कोई तो भी एक फॉरेन बॉडी आई थी, है ना, अर्थ से टकराई थी। टकराने के बाद अंदर काफ़ी हद तक पूरा मतलब अर्थ के अंदर वो फैल गई। तो वैसा ही मैग्नेटिज्म की जो भी एक मटेरियल था, मैग्नेटिक मटेरियल जो भी था, वो बाहर से आया, ज़मीन पे टकराया। ज़मीन पे टकराने के बाद वो अंदर बॉडी के, अर्थ के अंदर समा गया, और काफ़ी सालों तक जो वो अर्थ के अंदर दबा रहा। मैग्नेटिज्म में एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई होने की। एक लोहे को दूसरे मैग्नेट के साथ रखे तो लोहा भी थोड़ी दिन के बाद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वो जगह जगह पाया जाने लगा। हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पहले, ये सबसे पहले कहाँ देखा गया या कहाँ फील किया गया, अराउंड अगर मैं बात करूँ 600 BC से आसपास, 600 BC, 600 BC के आसपास की बात चल रही है। बहुत पुरानी बात है भैया, बहुत ज़्यादा ही पुरानी बात है ना। तो 600 BC के आसपास, है ना, क्या बोले, BC
ज़रूरी नहीं है भैया, अब BC बोलो काफ़ी है, AD BC जो कर काफ़ी होता है, ज़बरदस्ती कहूँगा। हाँ अरे भाई ज़रूरी नहीं है ना यार, छोड़। तो अराउंड 600 BC की बात, तुम लोग यार साला हिस्ट्री लेके बैठ गए यहाँ पर चल रही कौन सी बात है ना। तो 600 BC की बात चल रही है अराउंड। तो वहाँ पर मैग्नेशिया नाम का एक शहर था, इसके बारे में आपने सुने भी होंगे, स्कूल्स में पढ़े होंगे, है ना। ग्रीस में, कहाँ पर, ग्रीस में मैग्नेशिया नाम का एक शहर था। अब वहाँ पर जो भैया उस शहर में जंगल के पास, जंगल में जब बकरियाँ चराने के लिए वहाँ पर जो शेफर्ड्स है लेके जाते थे, तो उनके जो चप्पल होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, और वो लकड़ी को के चप्पलों को कीले से ठोक ठोक के वो बनाते थे, असेंबल करते थे। अब वो जब चलता तो वो ऐसा, अब डामर के रोड पे चलो तुम, कैसे पैर ऐसा चिपकते है ना, तो वो ऐसा फील होता था उनको। तो उन्होंने बोले भैया यहाँ कुछ तो भी है जो अंदर की तरफ खींच रहा है यहाँ पे। इवन उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो लकड़ी थी वो, उसके टिप पर वो लोहे का वो लगाते थे, तो जब वो उसको यहाँ पर टच करते थे ज़मीन पे, तो उसको भी अट्रैक्टिव फोर्स फील हो रहा है ना। यहाँ कुछ तो मटेरियल है यहाँ पर, जिसको नाम उस वक्त उन्होंने लोड स्टोन दिया था, लोड स्टोन करके नाम दिया था, मगर बाद में वो शहर के नाम पे पड़ गया, उसका मैग्नेट नाम पड़ गया। ठीक है, अब ऐसा है कि चलो ये मैग्नेशिया से मैग्नेशिया शहर के नाम से उसका नाम पड़ गया मैग्नेट करके। मगर यहाँ पर इसका अगर देखा जाए कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ कब होने लगा, पता तो चल गया, मगर साइंटिफिकली प्रैक्टिकली इसका यूज़ कब होने लगा। अब जो उसके अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो कई अराउंड बहुत साल पहले चाइनीज़ लोगों ने इसका इस्तेमाल किए थे। चीनी लोग यहाँ पर भी आ गए, है ना, हर जगह है। तो चाइनीज़ लोगों ने जो हिस्टोरिकल एविडेंस है टेक्स्ट के हिसाब से, हालांकि हर कंट्री बोलता है नहीं हम पहले, है ना, हर कंट्री वो बोलता है हर चीज़ में हम पहले, यूरोपियंस बोलते हैं हम पहले, अरब्स बोलते हैं हम पहले, हमने पहले शुरू किए, है ना। जैसे एक वो है प्लेन को लेकर, है ना, प्लेन किसने बनाया, हर देश में बोलता है, हर कंट्री बोलता है हमारा एक्चुअली पहला था। वो है ना, राइट ब्रदर्स तो बाद में आए, एक्चुअली हमारा पहला था, है ना। एक टर्किश मूवी देखो, उसमें भी बोल रहे कि हमारा असल में बंदा पहला था, है ना। फिर उसके बाद इंडिया भी बोलते हमारा बंदा पहले था, है ना। यूरोप भी बोलते हमारा बंदा पहले था। तो ये चलते रहता। बट जो टेक्स्ट अवेलेबल है, जो टेक्स्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चाइनीज़ लोग उसका इस्तेमाल करते थे नेविगेट करने के लिए, है ना। जब वो नेविगेट करते थे प्रॉपर डायरेक्शन देखने के हिसाब से, डायरेक्शन का यूज़ करते थे उसके लिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ देखे थे उन्होंने कि वो हमेशा एक डायरेक्शन में आकर रुक जाता हो, है ना। जब कभी भी किसी भी एक रॉड है मान लो मैग्नेट का, आपने रस्सी से बांध के रखे, तो वो अगर आप उसको लटका के रखेंगे तो वो प्रॉपर डायरेक्शन में ऐसा आके रुक जाएगा। इस पर आएंगे अपन आगे। तो अब ये चीज़ को प्रॉपर्टी जब उन्होंने देखे, तो इन लोगों ने क्या करे भैया, इसको नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल किया, है ना। फिर चाइनीज़ लोगों ने यूज़ किया, ऐसा एनसीईआरटी का टेक्स्ट कहता है। दूसरा, फिर बाद में उन्होंने डेजर्ट्स में भी इस्तेमाल किए। डेजर्ट, है ना, गोबी डेजर्ट जो चाइना का काफ़ी बड़ा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेजर्ट एरिया है, गोबी डेजर्ट, वहाँ पर भी नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है भैया, है ना। रेगिस्तान, वो इतना पूरा इलाका दिखता पूरा ऐसा सना सपाट पूरा, और तुम वहाँ पर तुमको थोड़ी देर पहले जो पहाड़ी दिखती ना, वो बाद में एकदम सपाट हो जाती एकदम, क्योंकि पानी का तो अलग फैक्टर है। तुमने वो मूवी देखे, मैंने अभी रिकमेंड किया था तुमको, द गोट लाइफ करके, नेटफ्लिक्स का था ना, मगर वो, अरे भाई अभी मत देखना, रहने दो रे भाई, मेरे पर ला लेंगे। द गोट लाइफ एक ज़बरदस्त मूवी है यार, वो उस पर तो सऊदी अरब में बहुत इशू चल रहे हैं अभी। हाँ, मतलब वो असल में ऐसा है कि उसने एक्चुअल एक प्रैक्टिकल बताया सिचुएशन। ये पहले की थी, अभी की नहीं है, मगर वो पहले ऐसा सिचुएशन हुआ करता था। तो वो एक इंडियन जाता, उसको अरबी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, वो फंस जाता वहाँ जाके, उसको क्या क्या फेस करना पड़ता लाइफ में, वो देखता, भागने की कोशिश करता, किसी तरह वो आखिरी में बच जाता, उसका छोटा भाई मर जाता उसमें। तो उसमें वो देखो भाई, वो भटकते जाते इधर से उधर, है ना, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाना, चारों तरफ रेगिस्तान नज़र आ रहा, कोई डायरेक्शन, कोई झाड़ पेड़ नहीं भैया, उसको आगे देख के बढ़ूँ मैं, है ना। और तुम सोच रहे होंगे पहाड़ दिख रहा ना, वो पहाड़ के डायरेक्शन में बढ़ते, वो रेत का पहाड़ मानो ऐसा रहता, हवा तेज़ चलती, पूरी रेत बहकर इधर चले आती। वो पहाड़ जो तुमको यहाँ दिख रहा था, थोड़ी देर के बाद यहाँ दिखेगा, तुमको लगेगा अरे भाई इधर शिफ्ट हो गया, हाँ शिफ्ट ही हो गया, वो रेत थी, हवा से उधर उड़ के चले गए, अब उधर ढेर जम गया रेत का, है ना, वहाँ पहाड़ बन गया। तो यहाँ पर रेगिस्तान में आप किसी ऑब्जेक्ट को देख के नेविगेट नहीं कर सकते। हाँ, रात में तारों को देख के कर सकते, है ना, मगर भाई आप नेविगेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए वहाँ पर डेजर्ट्स में भी वो लोग उसका इस्तेमाल करते थे, कंपस का, है ना, कंपस जिसको बोलते हैं हम लोग, मैग्नेट का जो इस्तेमाल करते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो चलन में इसको लेकर आए वो अरब्स ने लेकर आए। उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो लोग ट्रेडर्स हुआ करते थे। अरब्स जो है असल में बीच में ना,
बीच इन द सेंस बीच बोलना गलत ही है, मगर अभी जो नक्शा है मिडिल ईस्ट इसलिए तो बोलते हैं इसको, वो यूरोप और एशिया को लिंक करते थे। एशिया बहुत रिच था ये सारी चीज़ों में, जैसे कि अब यहाँ इंडिया में अगर कहा जाए बहुत सारे स्पाइसेस है ना, बहुत स्पाइसेस, और वहाँ पर यूरोप में कुछ भी नहीं, साला बर्फ़ ही पड़ती थी वहाँ पर, बंजर इलाके वहाँ पे। तो यहाँ से स्पाइसेस ले जाकर ट्रेड करते थे उधर, लोग करोड़पति बन गए सिर्फ काली मिर्च बेचकर। लिटरली अंग्रेज़ लोग है ना, मेन जो अंग्रेज़ लोग आए थे वो काली मिर्च के लिए आए थे। हाँ, और सोचो तुम यहाँ पर जो इंडिया का सबसे जो एनरिचिंग मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, काली मिर्च यहाँ पर ढेरों से थी, वैल्यू नहीं देते थे अपन पहले उसको उस वक्त में। अंग्रेज़ लोग यहाँ से भर भर के उसको लेके जाते थे, वहाँ के पोर्ट पे उसको बेचा करते थे, और वो बहुत महंगा इंग्रेडिएंट के तौर पे भी बिकता था। क्यों? क्योंकि भैया वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, उसमें विटामिन सी, हेल्दी बहुत है। हम लोग, और उन्होंने क्या, इतने होशियार है ना साले, उन्होंने क्या करे, अपनी मिर्ची अपने को देकर चले गए। हरी मिर्च अपने जो खाते ना अपन, वो इंडिया की ओरिजिन नहीं है। टमाटर इंडिया का ओरिजिन नहीं है, आलू इंडिया का ओरिजिन नहीं है ना, ये सब बाहर का, पोर्चुगीज़ का है, पोर्चुगीज़ का उधर का। ये लोग आए मस्त अपने को दे दिए, जो तुम इस्तेमाल करो, मस्त चीज़ है ये, है ना। इवन ये देखा जाए, ये बात देखना तुम, ये जो कोलकाता में एक कल्चर है, वो लोग बिरयानी में आलू डालते हैं, है ना, वहाँ कोलकाता की जो बिरयानी है थी। द फैक्ट इज़ यहाँ पर क्या है कि जो बिरयानी जो थी इंडिया की ओरिजिन है वो, तो आलू जब ला के दिए उन्होंने कि पोर्चुगीज़ ने वहाँ के बादशाह को, जनाब हमने हमारे मुल्क का एक बहुत नायाब फल ला के दिया आपको, है ना। उन्होंने बनाया, खाया, अरे अच्छी चीज़ लगा, टेस्ट तो अच्छा है इसका, जैसे बनाया। अब उसको इतना लगा कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वहाँ के बादशाह ने बोले इसको बिरयानी में डालो। अब वो वहाँ से चलन हुआ, फिर बाद में अब तो इतना कॉमन हो गया आलू, बोले तो अब ऐसा लगता अपनी यहीं का है ना। इवन सोयाबीन भी यहाँ का नहीं है, वो अमेरिका उस साइड का है, वहाँ पर सुबरों को खिलाते थे वो मोटा होने के लिए फैक्ट है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता, तो वहाँ पर उसको मोटा करने के लिए खिलाते थे। सुबह वो लोग खाते हैं ना उसको, तो वो लोग उसको मोटा करने के लिए खिलाते थे, तो वहाँ का है वो। अरे इधर ध्यान दे, उधर फोकस मत कर। तो खैर द फैक्ट इज़, तो ये जो लिंक था अरब्स करते थे, ट्रेड करते थे, तो कंपास का जो चलन सबसे ज़्यादा है वो अरब्स के थ्रू आया। अब उसमें देखो एक फैक्ट आने वाला है, तुमको एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आएगा। अगर मैं मान लो ये कंपास, मेरे पास ही कंपास है, ध्यान दो इधर सब लोग, ये कंपास है अगर मेरे पास, ये मेरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मेरे मैग्नेट का साउथ पोल है। अगर मैं इसको ऐसा रखूँगा तो ये जाएगा ऐसा, जिस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा, मैं बोलूँगा ये मेरा अर्थ का नॉर्थ पोल है, अर्थ का क्या है, नॉर्थ पोल है। और जिस तरफ ये आएगा मैं बोलूँगा ये अर्थ का साउथ पोल है ना। गौर से देखो फिर से पॉइंट, बात को समझो, अभी तुम लजने वाले हैं। ये क्या है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। इसको तुमने ऐसा रखे, कंपास का नीडल खुद को अलाइन करेगा, अलाइन किया, जिस तरफ आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है, आप बोलते हैं अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल उधर है और अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल इधर है। मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते क्या? तो फिर तुम उसको नॉर्थ पोल क्यों बोल रहे? इसको अट्रैक्ट करने वाला कौन होना चाहिए? साउथ पोल। तो उसको तो साउथ पोल बोलना चाहिए ना, क्योंकि अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है। तुम मानते हो अर्थ के अंदर भी मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म छुपा हुआ है। तो अगर अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिज्म है तो भैया वहाँ तो जो अर्थ का साउथ पोल होना चाहिए, इधर अर्थ का नॉर्थ पोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्रामेटिकली अगर बताऊँ आपको, ये अर्थ का नॉर्थ पोल होना चाहिए, अर्थ का साउथ पोल होना चाहिए। तो तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह से, थोड़ा सा 11 डिग्रीज के आसपास का फ़र्क होता है। तो मैं कहूँगा देखो, चलो ठीक है, इतना अपन डिटेल में नहीं जाते, अभी का बेसिक लाता मैं। हम लोग कहते हैं ये हमारा मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल है। मगर तुम इसको बोलते ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये तो बोलते ज्योग्राफिकल साउथ है। तो ऐसा क्यों? ये तो उल्टा बोल दे रहे तुम लोग। ये सब अंग्रेज़ों की वजह से। अब बोले अब तक सुनते थे सब पाकिस्तान की वजह से होता, अब इस बार अंग्रेज़ों की वजह से हो रहा तो बोले अब ये क्या हो रहा? बोले अंग्रेज़ों की वजह से। क्यों ऐसा? देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है। अरब्स ने जब बनाए थे मैप पहले, देखो हमारे लिए ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट ऐसा होता, अर्थ के लिए कोई ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट नहीं, अर्थ सब जगह कॉमन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अरब ने जो बनाए थे पहले मैप, अरब ने जो पहले मैप बनाए थे, उनके हिसाब से उन्होंने ये बोला कि देखो भाई मेरा मैग्नेट का नीडल नॉर्थ पोल इधर आ रहा, साउथ पोल इधर आ रहा है ना, इस हिसाब से। तो उन्होंने जो ये मैप बनाए थे,
उसके हिसाब से यूरोप, कनाडा, ये सब जो है, इंग्लैंड है ना, ये सब इधर आता है, इस साइड में आता है। इंडिया जो भी है वो भी सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अफ्रीका उनके हिसाब से नीचे आता है, ऑस्ट्रेलिया उनके हिसाब से ऊपर आता था। उन्होंने जो मैप बनाए थे, तो अरब्स ने जो मैप बनाए थे वैसा उनका जो यूरोप आएगा, इंग्लैंड। आपने मैप देखे ना अच्छे से, ज्योग्राफी मालूम है ना आपको। अभी जो रिसेंट मैप है, अभी एग्जैक्ट जो मैप है, तो ये अगर नदन, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। तो अगर ये इक्वेटर है तो आपको शायद मालूम इंडिया यहाँ नदन हेमिस्फीयर में है ना। और फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत यहाँ कहीं इंग्लैंड यहाँ आता है कहीं, है ना, यूरोप कंट्री आती है, रशिया इधर आता है, चाइना कुछ इधर आता है, इस अफ्रीका कुछ इस तरह से जाता है, इक्वेटर के बीच में से भी होते हुए जाता है, ऑस्ट्रेलिया कहीं कुछ इधर आता है ना। ओके, अब हुआ क्या कि जो आपका अरब का मैप्स बनाया हुआ था वो टोटल उल्टा था, वो पूरा उल्टा था, है ना। उन्होंने बोले कि देखो भैया, क्योंकि नीडल इधर पॉइंट कर रहा, तो ये नॉर्थ पोल होना चाहिए असल में, है ना, सॉरी ये साउथ पोल होना चाहिए असल में, सॉरी सही एग्जैक्ट, हाँ ये नॉर्थ पोल होना चाहिए और ये साउथ पोल होना चाहिए, ऐसा अरब का मानना था। मगर ये इंग्लैंड वालों को क्या है, सही नहीं लगा कि हम नीचे, हम इतनी हुकूमत करने वाले, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले, हम सुप्रीम, वो क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन है, वो लोग अपने आप को मान के चलते थे कि पूरी दुनिया में हम सबसे सुप्रीम हैं, आधी दुनिया पे हम हुकूमत करते, और हम नीचे। तो उन्होंने पूरे मैप को उल्टा कर दिया। अब पूरे मैप को उल्टा कर दिए तो जो पहले साउथ पोल था वो ऊपर आ गया, तो अब उसको देना पड़ा नाम नॉर्थ पोल, और ये आ गया साउथ पोल। भाई मसला अभी भी वही आ गया कि भाई मैग्नेट तो अभी भी बता रहा इधर, ये नॉर्थ पोल तो हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने बोले देखो भाई ऐसा है कि मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है, मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर है। मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर है। ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल है ना। तो अभी अगर आप देखेंगे आज के हिसाब से, अगर जब भी आप अर्थ मैग्नेटिज्म, जैसे मैंने कहा वो टॉपिक डिलीट हो गया आपके टॉपिक इसमें से, तो ये जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें ये बताया हुआ था कि आपका मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर है, मगर जहाँ पर मैग्नेटिक साउथ पोल है वहीं पर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और ज्योग्राफिक साउथ पोल है। तो ये ज्योग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स अलग हैं, ज्योग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स अलग है। ये बात समझ में आया आपको, ये पॉइंट है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग ने देखा कि यहाँ पहले इस तरह से यूज़ किया जाता था। खैर इट इज़ जस्ट फॉर द फील्ड, ये आपके सिलेबस में इतना इसका डिटेल स्टडी बिल्कुल भी नहीं है। अब हमको क्या स्टडी करना है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो सारे देख लिए हम लोग ने, ये इनमें से एक भी चीज़ एग्जाम में नहीं आने वाली, ये जस्ट फील के लिए था। नोट्स में दिया हुआ, एक बार पढ़ लेना अगर मन करे तो। नहीं करता सर मन, आगे बढ़ सर, है ना। तो अब आगे हम बात करते हैं सम कॉमनली नोन आइडियाज ऑफ मैग्नेटिज्म। चलिए फिर ये पॉइंट्स हम लिखेंगे, लिखते जाओ। सबसे पहला पॉइंट, द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट with the magnetic field pointing approximately from geographic south टू द नॉर्थ। ज्योग्राफिक साउथ से इमर्ज होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो हम लोग क्या हमेशा मान के चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से इमर्ज होती है, नॉर्थ पोल से, और जाती किधर है, साउथ पोल है। मगर जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ, मगर जहाँ ज्योग्राफिक नॉर्थ आता है उसी के पास आता है क्या, मैग्नेटिक साउथ, और जहाँ ज्योग्राफिक साउथ आता है वहाँ पर आता है मैग्नेटिक नॉर्थ। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज होगी और जाएगी किधर, मैग्नेटिक साउथ की तरफ। यहाँ से इमर्ज होगी और यहाँ से ऐसा जाएगी मैग्नेटिक साउथ की तरफ। तो ठीक है, अब देखने में क्या लग रहा, फिर ये कहाँ से इमर्ज हो रही, ज्योग्राफिक साउथ से। भारत के रूल क्या कहता है मैग्नेटिज्म का,
नॉर्थ से शुरू होगा मैग्नेटिक फील्ड, साउथ में जाएगा, मगर अर्थ के लिए उल्टा हो गया, ज्योग्राफिक साउथ से इमर्ज होगा और ज्योग्राफिक नॉर्थ में जाएगा, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और यहाँ होता है मैग्नेटिक साउथ। आइए बात समझें। तो ये हमारा पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स में आ सकता है, थेरेट स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं वो आ सकता है। अगर बंदा किसी ने ये पढ़ा नहीं है, ये वाला पॉइंट ना, उसमें ये स्टेटमेंट को गलत बोल सकता है वो, क्योंकि उसके दिमाग में क्या बैठा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ आती, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साउथ से नॉर्थ। हाँ, अगर वर्ड ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, अब वो बोलेगा भाई ये गलत है, और वो गलत चुन लेगा इसको। ये थ्योरेटिकल है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, when a bar magnet is freely suspended, when a bar magnet is freely suspended, comma, it points in north to south direction. It points north to south direction, full stop. The tip which points to the geographic north is called as North Pole, is called as North Pole, and the tip which points to the Amjad geographic south is called as South Pole, is called as South Pole. तो हम लोग ने देखा कि भैया हम जब भी देखते हैं कि किसी बार मैग्नेट को ऐसा सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट का जो टिप नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल। और जो टिप ज्योग्राफिक साउथ की तरफ इंडिकेट करता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक साउथ पोल। नेक्स्ट, there is repulsive force between same poles, north or south, and attractive force between opposite poles। अगर मैग्नेट के सेम पोल्स एक दूसरे के सामने लाया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करने वाले रहेंगे, रिपेल। वेरएज अगर ऑपोजिट पोल्स लाया जाए तो वो अट्रैक्ट करिए। तो ऐसा पॉइंट है, सब लोग जानते ही है, नहीं भी पढ़ाए होते भाई, सब ये पॉइंट जानते ही है। नेक्स्ट, हाँ, the poles of a bar magnet cannot be isolated। पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल। भाई इतना बड़ा बार मैग्नेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को छोटा चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, है ना, मैं इनको अलग कर दूंगा।
नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा। मैंने ये सोच के इनको बीच में से तोड़ा। जैसे ही मैंने इनको बीच में से तोड़ा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल तो पहले से था, मगर अब ये वाला टुकड़ा बन जाएगा साउथ पोल और ये वाला टुकड़ा बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते, हम जुदा नहीं होंगे, ऐसा उनका मानना है। तो नॉर्थ और साउथ कभी भी अलग नहीं हो सकते। तुम और तोड़ो फिर भी आ जाएगा नॉर्थ साउथ। तुम चूरा चूरा कर दो, है ना, वो अभी भी बाकी रहेंगे। हम नॉर्थ हम साउथ, हम नॉर्थ हम साउथ। तुम कितना भी करो टुकड़े, समझ में आ गया ना। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ मेंटेन रहेगा ही रहेगा। तो कभी भी किसी भी में मोनोपोल्स नहीं हो सकते। हालांकि चार्जेस में नहीं है, चार्जेस में मोनोपोल्स हो सकते। पॉजिटिव चार्ज, एक अकेला पॉजिटिव चार्ज मिल सकता है आपको, एक अकेला नेगेटिव चार्ज रख सकते हैं आप कहीं ना कहीं, है ना। मगर यहाँ पर एक अकेला नॉर्थ पोल, एक अकेला साउथ पोल नहीं रहेगा। चल अहमद बता अभी मैंने क्या बोला? हाँ, मैंने अभी जस्ट क्या बोला बता। और कैसे, क्यों? एक ही सवाल, मेरी मर्जी में कितने भी सवाल करूं, आई एम द टीचर हियर, है ना। और नींद में से उठ के मत आया कर, थोड़ा नहा धो के आया कर, फ्रेश रहेगा। हमेशा यूं 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 ऐसा क्या लोड डाल दी, कितना बड़े पूरे जिंदगी का गम इसको ही ऐसा लगता पूरा का पूरा है। क्या हुआ, क्या बोला? बोल 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 बोल। अभी शादी करते को पता चलता कितना काम होता तो फिर। अरे भाई ये तो यूट्यूब पे जाएगा, एडिट कर डालेंगे अपन, एडिट कर डालेंगे। चलो ठीक है, आगे देखो। हाँ आगे देखो। इट इज पॉसिबल टू मेक, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड अलॉयज। तो आप आयरन की मदद से और अलॉयज की मदद से क्या कर सकते हो? मैग्नेट बना सकते हो। तो ये कुछ कॉमनली नोन पॉइंट्स है, आइडियाज़ है मैग्नेटिज्म के। इतना पार्ट पूरा इंट्रोडक्शन में था आपके एनसीईआरटी में। आया समझ में? एनसीईआरटी को भैया बहुत लाइन टू लाइन करना अच्छे से, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, द बार मैग्नेट। इधर का हो गया, राइट साइड का। चलिए हाँ, क्या क्या अब तो गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं, जगह छोड़ के लिख दो, स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे। ये भी लिख लो, मैं पूरे खाली करता उसको, लिखो जल्दी फटाफट। अगर हम अरब के मैप को अगर आज पकड़ के चलते, अरब के मैप्स को, तो मैग्नेट का नॉर्थ, तो हाँ साउथ पोल इसको ही बोलते, जोग्राफिक साउथ ऊपर होता और मैग्नेटिक साउथ भी ऊपर ही होता अगर अरब के फॉलो करते अगर अपन, और जोग्राफिक नॉर्थ नीचे होता और जोग्राफिक साउथ भी, जोग्राफिक और मैग्नेटिक नॉर्थ भी नीचे होता। वो बराबर हो गया था ना, फिर हिसाब बराबर हो गया था ना कि भाई देखो नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करता, साउथ पोल को, तो वो बराबर हिसाब बैठ रहा था उसके हिसाब से। मगर बुरा लगा किसको? ब्रिटिशर्स। हम है ना सबसे ऊंची जात, हम नीचे कैसे लाओ ऊपर। खैर इवन उन्होंने देखो कितने होशियार है। ग्रीनविच मीन टाइम मालूम है क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम GMT, 0 आवर्स लाइन मालूम है? 0 आवर लाइन क्या होता है? 0 आवर लाइन, लॉन्जिट्यूड 0 जिसको बोलते हैं, जहाँ से टाइम गिना जाता है,
जहाँ से टाइम अपना, अब तुमने नोटिस किया अपना हमेशा +530 लिखा हुआ था इंडिया का, +530। अरे आराम से। तो अब +530 क्या होता, एक लाइन है जो 0 R लाइन बोलते हैं इसको, है ना, वहाँ से टाइम नापा जाता है। मतलब जब टाइम ऐसा बनाया गया ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड में स्टैंडर्ड लाइन बनाया गया टाइम का एक, तो बनाया ऐसा गया कि वो लाइन, टाइम लाइन कहाँ से गुजरे, लंदन से, इंग्लैंड लंदन से। फिर वहाँ से सब टाइम गिनना चालू किया उन्होंने, भाई हम लोग, हमारे पास से हमारा ओरिजिन रहेगा, वहाँ से सबको टाइम गिनना है। अब इंडिया का जो लॉन्जिट्यूडनल लाइन आता है वो 5.5 घंटे के बाद वाला आता है, तो इसीलिए +530 बोलते हैं। कोई लाइन इधर जाती है तो उसको माइनस में लिखते हैं ऐसा। इन्होंने बहुत ऐसे चीज़ें करे, बहुत सारी चीज़ें, नहीं ये हमारे हिसाब से रहेगा, हमारे हिसाब से रहेगा। चलो हुआ क्या बेटा, इधर का हो गया पूरा लिखना, लिखो जल्दी। जिसका नहीं होता ना वो बुलंद आवाज़ से बोला करो, नहीं वाह, वो तुम इतनी धीमे उसमें बोलते पता ही नहीं चलता। हाँ ये इसके जैसा, वो ज़्यादा ही बुलंद हो जाता ना। चलो जल्दी करो। क्या है अमर, क्या देख रहा बाबा, हो गया, वेरी गुड। बता सेकंड पॉइंट क्या था बिना देखे, बिना देखे किस बारे में था सेकंड पॉइंट बता। चल पहला वाला बता, पहला बता, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा था पहला। चल तीसरा बता दे, बिना देखे, ऊपर तो देख ले। चल हो गया। चलिए अब अगला आएगा हमारा द बार मैग्नेट। देखो एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, अदीबा इधर ध्यान दे दे बेटा, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है द बार मैग्नेट जो है उसके अंदर आता है। पहले मैं बता देता हूँ बार मैग्नेट के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमदान, तू क्यों इन्वॉल्व है बातों में? ड्यू टू a bar magnet, magnetic field lines, magnetic field intensity due to a bar magnet, यार ये पेन क्यों नहीं चल रही प्रॉपर? नहीं ये बोर्ड का इशू है कुछ तो भी। ये अभी तो लिया भाई। अमजद इंक डाल, इसमें इंक डाल, इतनी गंदी हो जा रही हो पेन। तो देखो इधर बार मैग्नेट के अंदर अपने को 5 पॉइंट स्टडी करना है। बेसिक्स ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट, द डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, है ना, कि क्या सिमिलैरिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपके मैग्नेटिज्म बार मैग्नेट के बीच में। तो खैर देखो यहाँ पे एक और टॉपिक है इसके अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड। वो एक प्रूफ है, वो एक सिर्फ थ्योरेटिकल प्रूफ है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो उसको मैंने डिलीट कर दिया है, वो पार्ट को हटा दिया है। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में बता दूंगा उसका एकदम ब्रीफ में कि क्या है कैसा है, और उसके जगह मैंने टॉपिक थोड़ा चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट कर दिया। एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं मिलेगा आपको,
ये मेरा खुद का उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ टॉपिक है। तो देखो भाई, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बार मैग्नेट है। इमेजिन करो, इधर ध्यान दो, इधर ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है। और एक ग्लास की शीट ले लो, ग्लास की शीट ले लो, और अब तुम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स, चूरा जो आयरन का रहेगा और उसमें उसकी थोड़ी सी इस तरह से लीनियर ऐसे लंबे लंबे लाइंस रहेंगे उसके, मैं पूरे आयरन फिलिंग्स को इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगा और मैं नोटिस करूंगा कि वो अपना अलाइनमेंट कैसे कर रहे हैं। तो मुझे पता चलेगा कि वो अपना अलाइनमेंट कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो उनका अलाइनमेंट कुछ इस तरह से नजर आएगा। ओके, प्रॉपर अगर डायग्राम बनाने की बताऊं आपको मैं, क्योंकि वो शायद मैं उतना एग्जैक्ट बना ना पाऊं। देखो, प्रॉपर डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, है ना। आयरन फिलिंग्स जो रहेंगे इस तरह से, है ना, पूरे बिखरे हुए रहेंगे। यहाँ पे दिख सकता है आपको, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपने पूरा आयरन फिलिंग्स को दिखाया वहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसा पूरा वो सर्कुलेटिंग नेचर बना रहे वो अपना, है ना। तो आयरन फिलिंग्स कुछ इस तरह से जमा रहेंगे आप पूरे। अब ये देखो, यहाँ पर ये पता चलता है, ध्यान दो इस साइड में, कि भाई इसको देखकर ये समझ में आता है कि भैया यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जस्ट एज सोलेनॉइड हो रही है। कि सोलेनॉइड भी जो होता है, अगर आपने सोलेनॉइड आपको याद होगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपने पढ़े थे। सोलेनॉइड एक करंट आई कैरी करता है, ध्यान दो बेटा इधर, ये करंट आई ऐसा सर्कुलेटिंग नेचर में कैरी करता है, और फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन ने ट्रेस किए थे, याद है, वो कुछ इस तरह से आई थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इफ यू रिमेंबर बिल्कुल इसके जैसा सिमिलर आता है। अगर बाहरी आउटर पार्ट को अगर मैं देखता हूं तो सिमिलर ही है पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पूरा अरेंजमेंट उसका सेम आ रहा है। तो देखो यहां पर हम लोग कहेंगे सोलेनॉइड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म ऑफ अ बार मैग्नेट। भाई मुझे मालूम कहीं तो बार मैग्नेट चाहिए मेरे पास बार मैग्नेट अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी जगह सोलेनॉइड का यूज़ कर सकता। आप उसके जगह सोलेनॉइड यूज़ कर लो, है ना, आपको आपका काम हो जाएगा। आया समझ में आपको ये पॉइंट? ठीक है। तो अब ऐसा है कि बेसिक्स ऑफ अ बार मैग्नेट में हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक एंड ज्योमेट्रिक लेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कि हम लोग एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, मान लो कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ध्यान दो बेटा इधर, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। मान लो मैं देखता हूं कि भैया ये बार मैग्नेट की जो लंबाई है, ज्योमेट्रिक लेंथ जो है, ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब ज्योमेट्रिक लेंथ क्या, बार मैग्नेट के इस हिस्से, ये वाले किनारे से ये किनारे तक की लंबाई इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, मुझे बताइए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है? क्या लगता है कितना होगा? 12 सेंटीमीटर फील होगा ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि नॉर्थ, पूरे बार मैग्नेट को मैं स्केल से गिना, एग्जैक्ट 12 सेंटीमीटर लंबा बार मैग्नेट है, और मैंने पूछा भाई मेरे बता व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो आप क्या बोलेंगे? 12 सेंटीमीटर। अगर आपने ये बोला आप गलत है ना। आप जो बता रहे हैं वो ज्योमेट्रिक लेंथ है ना, मैग्नेटिक लेंथ अलग होता है। आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। देखो क्या है, पोल्स क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है जो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहां पर एक पॉइंट होगा जहां पर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है ना, जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ इतना है, जिस टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहां है उसके ऑपोजिट टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहां है, इसीलिए इसको नॉर्थ पोल बोला गया और इसको क्या बोला गया? साउथ पोल। तो असल में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो मैग्नेट के एग्जैक्ट एंड पर नहीं होता, थोड़ा सा वो अंदर होता है। तो अगर मैं देखूंगा
ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और अब इनके बीच में का जो लेंथ आएगा वो कहलाएगा मैग्नेटिक लेंथ, है ना। ये क्या रहेगा? मैग्नेटिक लेंथ। उस मैग्नेटिक लेंथ को जिसे आप ट्वाइस एल से इंडिकेट करते हैं, ट्वाइस एल, है ना, ट्वाइस एल से इंडिकेट किया जाता है मैग्नेटिक लेंथ को। याद है ये अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी किए थे। ट्वाइस एल क्यों करे थे अपन ने? अक्सर अपने को आधे डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो L/2 लेना अच्छा नहीं रहता, उससे अच्छा L ले लो आधा डिस्टेंस को। तो खैर ये मैग्नेटिक लेंथ को ट्वाइस एल से इंडिकेट किया जाता है। चलो मान लिया कि मैग्नेटिक लेंथ को ट्वाइस एल से आप इंडिकेट करते हो। ओके, फर्दर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर मैग्नेटिक लेंथ की लंबाई क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला है मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल्स टू 5/6 टाइम्स ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ। जियोमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ। अब लगाओ हिसाब, जियोमेट्रिक लेंथ की वैल्यू डालो 12 सेंटीमीटर, 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा? 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, मतलब मैग्नेटिक लेंथ असल में कितनी है? 10 सेंटीमीटर है ना। यानी पोल्स के बीच में का डिस्टेंस कितना है? 10 है, 12 नहीं है। 2 सेंटीमीटर का फर्क आ गया यहाँ पर, है कि नहीं? समझ में आया कि मैग्नेटिक लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट? ठीक है। अब हम लोग को खास तौर से चलो इतना लिख लो पहले, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ हेडिंग देना। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ, हेडिंग दो और लिखो ये डायग्राम वायग्राम बना के। क्लास में भाई ये लेफ्ट साइड का हो चुका है। कपड़ा आ गया उसमें। नहीं नहीं मैं बोला किसको झटके लग रहा है भाई इतने डेंजर।
वो बेटा तो देखो अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आ रही हैं जिसको हमको स्टडी करना है। जैसे कि नॉर्थ पोल को कैसे डिफाइन किया, पोल्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा। व्हाट आर मैग्नेटिक पोल्स? मैग्नेटिक पोल्स किसी भी मैग्नेट के वो पॉइंट्स है जिस पे उस मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे ये बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे। तो इसीलिए उनको हम लोगों ने क्या कहा? मैग्नेटिक पोल्स। दो टाइप के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर आता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ एनी पोल टू अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट इमेजिन करता हूँ जिसका नॉर्थ पोल इधर है और मैं दूसरा एक मैग्नेट इमेजिन करता हूँ जिसका भी नॉर्थ पोल सामने आया हुआ है ना। मैंने क्या किया, इनको यहाँ रखा तो मैंने देखा अरे ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, दूर भाग, रिपल्शन फील हो गया, दूर चले गए वो। ओके चलो ठीक है, मान लिया। फिर मैंने क्या किया, मैग्नेट दूसरा लेकर आया, एक उतनी ही लंबाई का, ये ज़रूरी है, उतनी ही लंबाई का दूसरा मैग्नेट लेकर आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे वापस से उसको रखा, इसी मैग्नेट के सामने रखा। ये फिर से रिपेल हुआ, मगर इस बार कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से भागा। इस बार कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से रिपेल, पिछली बार भी रिपेल हुआ था, इस बार भी रिपेल हुआ, मगर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांगली रिपेल हुआ। लंबाई मैग्नेट की उतनी ही है। तो मैं बोलूँगा ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिपेल हुआ। आप कहेंगे दूसरी बार जो तुमने मैग्नेट लेकर आए उसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा है, यानी एबिलिटी टू रिपेल एनी अदर पोल और अट्रैक्ट, क्योंकि अगर साउथ पोल होता तो ये क्या करता, उसको अट्रैक्ट करता, तो इसकी ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को जनरली स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्थ पोल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं +m, साउथ पोल के लिए इस्तेमाल करते हैं -m। और इसका SI यूनिट जो होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का, SI यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है बेटा? एम्पियर मीटर, ये SI यूनिट होता है। सो व्हाट विल बी द डायमेंशन? नहीं वो डायपोल मोमेंट है वो जो तू बोल रहा है। डायमेंशन क्या आएगा? L1 A1, बस सिंपली L1 A1 या फिर I1। करंट के लिए कभी कभी I भी यूज़ करते हैं ना, L1 I1 L1 A1, ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। फिर अगली चीज़ जो है वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको एनसीईआरटी में स्मॉल m से बताया गया है, स्टेट बोर्ड में उसको म्यू से बताया गया है, रेफरेंस बुक में इसको कई बार कैपिटल M से दिया गया है ना। इसके दो डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको, एक मैथमेटिकल और एक कंसेप्चुअल। आपको हर जगह ज़्यादातर मैथमेटिकल डेफिनेशन ही मिलने वाला है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है मैथमेटिकल? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either pole strength, the product of magnitude of either pole strength and magnetic length is called as magnetic dipole moment. The product of magnitude of either pole strength to the magnetic length. According to NCERT, फिर मैं उसको स्मॉल m से दूंगा,
या तो पोल स्ट्रेंथ के लिए भी इस्तेमाल करना, एक काम म्यू ले लो यार, म्यू, तो वो आएगा स्मॉल m इंटू ट्वाइस पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। तो ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आएगा। और देखो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो पोल की स्ट्रेंथ कितनी है इस बात पे डिपेंड करता है, दूसरा तुम्हारा मैग्नेटिक लेंथ कितना है ये बात पे डिपेंड करता है। आएंगे ये कंसेप्चुअली क्या है उस बात पे भी आऊँगा मैं, डोंट वरी। तो कंसेप्चुअली अगर देखना चाहूँ, मैं समझना चाहूँ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, देखो मोमेंट अक्सर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है असर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असर, इस चीज़ का कितना असर पड़ेगा सामने वाले पे, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, टॉर्क तो बोलते हैं ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम जिसे कहते हैं अपन। तो ये सब जो है असर के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भैया वेलोसिटी का असर कितना पड़ेगा, फोर्स का असर कितना पड़ेगा, मास का असर कितना पड़ेगा, ये इस तरह से मोमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वही अगर मैं कहूँ ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी डायपोल का कितना असर पड़ेगा, मतलब कैसा समझ में नहीं आ रहा। तो देखो इधर इमेजिन करो, दो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले मगर अलग अलग लेंथ वाले मैग्नेटिक डायपोल्स यहाँ पर मैंने रखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इमेजिन करो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है बेटा, सेम है, मगर क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको, लेंथ अलग अलग नज़र आ रहा है। सामने मैंने दोनों के एक सिमिलर टाइप का मैग्नेट रख दिया है, सिमिलर टाइप का मैग्नेट रख दिया। चलो मुझे बताओ ज़्यादा स्ट्रांगली कौन सा वाला मैग्नेट रिपेल होगा, किस सिचुएशन में ये मैग्नेट सबसे ज़्यादा रिपेल होगा, फर्स्ट या सेकंड। सेकंड सिचुएशन में ये वाला बहुत तेज़ी से जप करके निकल जाएगा और ये वाला हल्लू 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 जाएगा। अब मुझे एक बात बता, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका डायपोल लेंथ ज़्यादा है। ये जो मैग्नेट, ये याद है अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में करे थे अपन ने, क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना, अगर साउथ पोल नज़दीक रहा तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम बचेंगी। और अगर मैं बोलूँ इस मामले में ये साउथ पोल दूर है, ये साउथ पोल क्या है, दूर है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही, ये दूर होने की वजह से वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इसमें जो पैदा होने वाली मैग्नेटिक 100 में से अगर ये 40 इसने खींचा तो 60 इसको मिल जाएगी। पिछली बार जब इसने 100 जनरेट किया था तो इसने 60 खींच लिया था, इसके लिए कितनी अवेलेबल थी, 40। तो भैया ये बहुत स्ट्रांगली रिपेल होगा, सब करके निकल जाएगा आगे, है ना। तो भैया देखो तुमने क्या नोटिस किया, अगर मैग्नेट की लेंथ ज़्यादा है, मैग्नेट की लेंथ ज़्यादा है, तो एबिलिटी टू रिपेल और अट्रैक्ट क्या हो गई, ज़्यादा हो जा रही है। सिमिलर टू दैट, मान के चलो मैंने दो मैग्नेट एग्जैक्ट एक जैसे ले लिया, मैंने दो मैग्नेट एक जैसे ले लिया, बट ये वाला मैग्नेट देखो कैसा है, इस मैग्नेट का क्या ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने के वजह से, मैग्नेटिक लेंथ दोनों का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से पोल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो तुमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया और अब इसकी वजह से इसकी पोल स्ट्रेंथ बढ़ गई, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब स्ट्रांगली रिपेल कौन सा होगा, फिर से यही वाला, है ना, क्योंकि इसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये सट कर निकल जाएगा एकदम से। तो अब हम लोग ने क्या देखा बेटा, दो चीज़ें मैग्नेट की एबिलिटी को बढ़ा देती हैं, दो चीज़ें मैग्नेट की एबिलिटी को बढ़ा देती है। एक तो उसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब पोल स्ट्रेंथ। तो दो चीज़ें मैग्नेट की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, एक है उसका एक है पोल स्ट्रेंथ और दूसरा है आपका मैग्नेटिक लेंथ। तो इसी चीज़ को कि एबिलिटी ऑफ अ बार मैग्नेट या एनी मैग्नेट टू अट्रैक्ट और रिपेल द अदर मैग्नेट, द एबिलिटी ऑफ एनी मैग्नेट टू अट्रैक्ट और रिपेल द अदर मैग्नेट, उससे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, NIA, याद आया ना, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया। ऑन दैट बेसिस मैं इसका SI यूनिट डिसाइड कर सकता हूँ, क्या आएगा फिर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। और डायमेंशन आएगा
डायमेंशन क्या आएगा आपका L2A1 या फिर I1, है ना, L2A1 या L2I1। आया समझ में? अब यहाँ पर बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसा आपका मैग्नेटिक डायपोल इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो याद रखें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, उसका डायरेक्शन क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, याद आया? तो बस वैसे ही इसका डायरेक्शन होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये याद रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो नॉर्थ से साउथ जाती है, डायपोल नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगली चीज जो हम लोग देखने वाले हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू कॉम्बिनेशन of a bar of the bar magnets, बार मैग्नेट्स के कॉम्बिनेशन के वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या असर पड़ेगा, आपको ये चीज़ देखना है। चलो उसमें सबसे पहला सीन देखते हैं। दो बार मैग्नेट्स हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, जो इस तरह से अरेंज्ड हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, है ना। अभी अभी बोला ताज़ा खबर है, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से कहाँ है, साउथ से नॉर्थ। अगर मैं कहूँ देखो भैया ये थोड़ी देर के लिए मैं कैपिटल एम, मेरे को हैबिचुअल हूँ मैं मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम लिखने का, तो मैं मैग्नेटिक एम कैपिटल एम लिख रहा हूँ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ, डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसा M1 का। इसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, वन सेकेंड, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। या फिर आप ये कह सकते हैं ये ऐसे अरेंज्ड है, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, है ना। देखो गौर से इधर, अब अगर ऐसे बार मैग्नेट्स इस तरह से अरेंज्ड है कि उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, M1 प्लस M2। वेक्टर याद है ना, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में रहे तो आप डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो M1 प्लस M2। आई बार समझ में आपको? सिंपल लॉजिक है। देख मान ले, इमेजिन कर ले, ये बार मैग्नेट लिया मैंने, इसको यहाँ पर रखा मैंने, है ना। मान ले जैसे ही दूसरा वाला मैग्नेट मैंने रखा यहाँ पर, ये रिपेल हो गया 4 न्यूटन के फोर्स से। कितने के फोर्स से? 4 न्यूटन। अब दूसरा मैग्नेट लेकर आया मैंने, इसको रखा, ये रिपेल हो गया 6 न्यूटन के फोर्स से। अब ये दोनों बार मैग्नेट्स को इधर रख दिया असेंबल करके, उसको यहाँ रखा, कितने फोर्स से जाएगा? 10 के फोर्स से जाएगा। तो इन दोनों की एबिलिटी क्या हो गई? एड ऑन हो गई, क्योंकि इन द मैग्नेटिक मोमेंट सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसको अगर आप दो मैग्नेट्स को ऐसा जोड़ते हैं, है ना, इस अकेले के वजह से कितने फोर्स से भागा था वो? 6। इसके वजह से कितने फोर्स से भागा था? 4। अब रख, 10 के फोर्स से भागेगा। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गए? ऐड हो गए, एबिलिटी टू रिपेल ऐड हो गई, समझा ना। अब अगला इधर का हो गया पार्ट,
अब इमेजिन करो सेकेंड सिचुएशन में this is the south pole, this is the north pole, this is another bar magnet, this is north pole, this is south pole. Okay, मैग्नेटिक मोमेंट इसका इधर से इधर रहेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर रहेगा. ओके, अब देखो इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिटली डायरेक्टेड है. चाहे आप उसको ऐसा रखो या चाहे आप उसको ऐसा रखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ. अब जाहिर बात है ये समझ में आ रहा है M2 का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ ज़्यादा है ना. मैग्नेटिक लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अब मैं कहूँगा अब ज़रा बताना तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा. तो अब आप बोलेंगे देखो भाई अब इस बार नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा M2 माइनस M1, क्योंकि जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज़ अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. आई बात समझ में. नेक्स्ट, देखते हैं कितना नॉलेज है आपको वेक्टर का. बोलिए कितना है नॉलेज, देखते हैं वेक्टर का आपको. बोलिए. मेरे भाई इतना टाइम हो गया अभी तक पानी नहीं लाया इसने. अमजद, करेक्ट. अरे भैया दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर रहे तो रिजल्टेंट क्या हो रहता है. अगर वेक्टर P और वेक्टर Q आपस में परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना. तो भैया यहाँ जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा अंडर रूट ऑफ M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर. भाई बेसिक वेक्टर नॉलेज स्ट्रांग है तो तुम बिना मेरे बोले सब बता सकते क्या है ये. अभी देखते ना और कितना स्ट्रांग है तुम्हारा. अभी आन तो दो. समझ में आ गया नहीं. मैग्नेटिक मोमेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो इस तरह से. ध्यान दो इधर. चौथा, साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंगल थीटा, मैग्नेटिक मोमेंट M1 इधर, मैग्नेटिक मोमेंट M2 इधर. थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूं मैं. ये वेक्टर M2 का डायरेक्शन है, ये वेक्टर M1 का डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है. आता का है बताओ. नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे. ऐसा देखो यूं, और याद करो वेक्टर चैप्टर जब पढ़ाया था, दो वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर P एंड वेक्टर Q, उनके बीच में का एंगल थीटा. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस थीटा.
चुल्लू भर पानी देता हूँ बाहर से नल का, नहीं आरओ का दे देता हूँ, डूब भरा उसके अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, P और Q के जगह M1 और M2 है। तो भैया अब क्या हो जाएगा, और यार कहाँ लिख रहा हूँ, अरे भाई M नेट अंडर रूट ऑफ M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस M1 M2 कॉस थीटा। अब चलो ये वाला बता दो भाई, मान जाऊंगा तुमको। आता काय ये ऐसा है वेक्टर, हाँ इसको दे देता हूँ मैं वेक्टर M1, सॉरी नीचे आएगा नहीं, वेक्टर M1 वेक्टर M2। तो वेक्टर M2 नीचे है, वेक्टर M1 कुछ ऐसा है और इनके बीच का एंगल है थीटा। वही आएगा फॉर्मूला, बोलिए जोर से बोलो, बुलंद आवाज में। अरे माइनस क्या, माइनस कहाँ, माइनस किसको माइनस, माइनस 2m1 m2 cos थीटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मैं क्या करूँगा, इसको पलटा के लिखूंगा। जब पलटा के लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर m1। अब देख इसके जैसा बना कि नहीं बना, अब लगा फॉर्मूला यहाँ पर फिर, तो फिर ये हो जाएगा m नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 कॉस थीटा। तो भाई अंधे के जैसा करना मत फॉलो, देखना कौन से पोल्स आपस में अटैच्ड है ना। साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो प्लस, साउथ और नॉर्थ होंगे अगर तो माइनस। सही बॉटल ले लेता हूं। चलो इधर ध्यान दो। अब अगला पार्ट जो है कटिंग ऑफ अ बार मैग्नेट, कटिंग ऑफ अ बार मैग्नेट। ध्यान दीजिएगा, कटिंग ऑफ अ बार मैग्नेट। इधर ध्यान दो, एक बार मैग्नेट है ऑफ स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एंड स्पेसिफिक, क्या तेरा रहता है हमेशा, दोनों बस मिले चालू ही रहते तुम दोनों, जानते यार छोड़। ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, एक बार मैग्नेट है, उसको अपन टुकड़ों में बांटने वाले हैं। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था प्रॉपर्टीज में, एक बार मैग्नेट के अगर अपन टुकड़े करते हैं तो वो फिर से मैग्नेट बन जाता है। अगर वो फिर से मैग्नेट बन गया तो अब उसका अपना नया कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना। तो हम उसी के पर स्टडी कर रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको बीच में से इक्वेटोरियल लाइन से इसको काट दिया, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, है ना। या वर्टिकली कट मार दिया आपने, दो टुकड़ों में सेपरेट हो गया। देखो याद रखना, यहाँ क्या बदल गया मैग्नेट का, मैग्नेटिक लेंथ
ये दो टुकड़ों में सेपरेट हो गया ना, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। ओके ये हाँ साउथ पोल बन गया। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना हुआ करता था, ट्वाइस एल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, ट्वाइस एल बाई 2, और ये ट्वाइस एल बाई 2। क्या आधा हो गया, क्या आधा हो गया, मैग्नेटिक लेंथ। प्रॉपर बोलो, मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ हाफ हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कोई फर्क पड़ा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मेंटेन्ड एज इट इज, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं कहूँगा अच्छा भाई ज़रा बताइएगा अब नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा। मान लो पुराने वाले बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m था, तो अब नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा एक एक पीस का सेम रहने वाला है ना, वो कितना रहेगा। मैं बोलूँगा देखो भाई, पुराने वाला मैग्नेटिक मोमेंट की जो पुराना वाला पोल स्ट्रेंथ कितना था, m था। पुराना वाला आपके क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक लेंथ कितना था, ट्वाइस पुराना वाला। आपने ऐसा कट मारे, ऐसा कट मारने की वजह से इसका मैग्नेटिक लेंथ आधा हो गया। क्या आधा हो गया, वर्टिकल कट से क्या आधा होता है, क्या रिड्यूस होता है, मैग्नेटिक लेंथ। मैं बोलूँगा ठीक है, इसका मैग्नेटिक लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया। m इंटू ट्वाइस एल अभी भी क्या बनता है, पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसीलिए मैं बोलूँगा अब जो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो रहेगा m बाई 2। वो क्या रहेगा, m अपॉन 2। सिमिलर टू दैट है ना। अब ये केस फर्स्ट सिचुएशन थी, अब ये सेकंड सिचुएशन। ये नॉर्थ और ये साउथ, और इसको मैंने एक एक्सियल कट मारा। कैसा कट मारा मैंने इसको, एक्सियल, अलोंग द एक्सिस। तो अब अलोंग द एक्सिस कट मारा और ये दो अलग अलग मैग्नेट में सेपरेट हो गया। ये एक पतला सा मैग्नेट बन गया नॉर्थ और साउथ पोल वाला, ये एक पतला सा मैग्नेट बन गया नॉर्थ और साउथ पोल वाला। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था, इसका m डैश और इसका भी m डैश होगा। मैं बोलूँगा अब चलो बताओ, अब यहाँ पर नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मुझे बताओ। इसके किस चीज़ पे फ़र्क पड़ा, मैग्नेटिक लेंथ पे फ़र्क पड़ा क्या, नहीं। मैग्नेटिक लेंथ मैंने थोड़ा गलत बना दिया, मगर एक बात ध्यान रखना कि मैग्नेटिक लेंथ पूरा पहले के जैसा ही होगा, लंबाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ कम क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सी चीज़ है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले बोला था पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तुमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा कर दिया, तो तुमको नहीं लगता तुमने पोल स्ट्रेंथ को आधा कर दिया, तो भैया ये पोल स्ट्रेंथ पहले से आधा हो गया। तो अब क्या हुआ है ना, ये m इंटू 2SL तो पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ये m बाई 2 करके आएगा। ओके, वंस अगेन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और मैंने इसको ऐसे एक आड़ा, एक वर्टिकल कट मारा और एक हॉरिजॉन्टल कट मारा। अब ये कितने टुकड़ों में बिखर जाएगा, 4। इस बार मैग्नेटिक लेंथ भी आधा हो गया, इस बार मैग्नेटिक लेंथ भी आधा हो गया और पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो गया। तो अब छोटे से टुकड़े का नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। मैं बोलूँगा देखो, पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो गया तो m अपॉन 2, मैग्नेटिक लेंथ भी हाफ हो गया तो SL अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू 2SL क्या होता है, पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन 4। आया समझ में। चलो ओरली बोलता हूँ, आप लोग खामोश बैठना है ना। ओरली बोलता हूँ मैं आपको कि एक बार मैग्नेट है, उसको 5 वर्टिकल कट्स, 5 वर्टिकल कट्स और 3 हॉरिजॉन्टल कट्स मारा मैंने। 5 वर्टिकल कट्स, 3 हॉरिजॉन्टल कट्स। अब बताओ कुल मिला के नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ एक एक टुकड़े का, करो सॉल्व। 5 वर्टिकल कट्स, 3 हॉरिजॉन्टल कट्स, है ना। एक बार मैग्नेट था ऐसा, 5 ऐसे टुकड़े में काटा मैंने, ऐसा 5 टुकड़ों में नहीं है, 5 कट्स मारा ऐसा, और 3 हॉरिजॉन्टल कट्स मारा मैंने। अब एक एक टुकड़ा उठा के देखूंगा, भाई बता इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, बताओ। m बाय 15, m बाय 24,
M/15, M/15, M/15। और बोलो जल्दी बोलो, और कुछ जवाब? फरजान, M/15 क्या लगता है? तस्मिया, M/15? फातिमा नहीं, द करेक्ट आंसर विल बी M/24। सब लोग ने 3 5 से 15 किए होंगे। अरे भाई भूल गए, 3 कट मारोगे तो 4 टुकड़े होंगे। आपको कितने कट मार रहे वो नहीं देखना है, कितने टुकड़े हो रहे वो देखना है। 3 कट मारे ना तुमने, अरे एक कट मारे थे 2 टुकड़े हो रहे थे, तुम M/2 कर रहे थे, है कि नहीं? इस बार तुमने कितने टुकड़े कट मारे? 3। अरे खुद देखो ना, ये बार मैग्नेट है, जैसा एक बार मैग्नेट है ये वाला, 1 2 3 है ना, 1 2 3, 3 कट्स मारा, 3 कट मारा। अब देख मैग्नेटिक लेंथ 1 2 3 4, मैग्नेटिक लेंथ कितने में डिवाइड हुआ? 4 में डिवाइड हुआ। तो तेरा जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा अब कैसे कैलकुलेट करेगा? M × 2L, मैग्नेटिक लेंथ 4 में डिवाइड हुआ, है ना, मैग्नेटिक लेंथ 4 में डिवाइड हुआ। अब ये अरे वर्टिकल कितने मारा था मैंने? 5 मारा था। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये 5 काटा था, ये ले 6 में होगा फिर वो डिवाइड, 6 में ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। और इसके बाद 3, 1 2 3, 3 मारा ना मैंने, 1 2 3 4 निकले ना टुकड़े। अब कुल मिला के देखो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 टुकड़े बन गए उसके। तो नंबर ऑफ पीसेस पे फोकस करना, नंबर ऑफ पीसेस पे, कट्स पे नहीं। अगर कट्स दिया हुआ है तो P+1 करना। जैसे मान लो एक बार मैग्नेट आपको दिया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि एक बार मैग्नेट P वर्टिकल कट्स है, P वर्टिकल कट्स और Q हॉरिजॉन्टल कट्स, P वर्टिकल कट्स, Q हॉरिजॉन्टल कट्स। अब नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? थोड़ा अच्छे से लिख दो, M × 2L। हाँ, नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? वर्टिकल कट्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता? मैग्नेटिक लेंथ। तो भाई P वर्टिकल कट्स यानी ये P+1 हो गया, और ये हो जाएगा Q+1, यानी कि M/P+1 मल्टीप्लाई बाय Q+1, ऐसा करना। अगर P और Q क्या है? नंबर ऑफ कट्स है। P और Q क्या है? नंबर ऑफ कट्स है, तो ऐसा। और अगर नंबर ऑफ पीसेस है ना, P एंड Q नंबर ऑफ पीसेस है, तो भैया आप बोलेंगे, आप जैसे आप बोलेंगे कि मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्टिकल कट्स मारा, वो P पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कट्स मारा और वो Q नंबर ऑफ पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कट्स की वजह से। तो अब बताओ नया वाला मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? तो P और Q को उस बात तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ये चांसेस आने के बहुत रेयर है ना। ये तुमको कट्स का आएगा, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कट्स का, है ना। जितने नंबर ऑफ कट्स मार रहे हैं उससे एक ज़्यादा पीस होगा। 2 कट 3 पीसेस, 3 कट 4 पीसेस, 4 कट 5 पीसेस। कट से याद आया चाय, आई नहीं बहुत देर से, आया समझ में? ये समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, लिख डालो, ये भी लिखो, P वर्टिकल, ये लिख दो रफ में, P वर्टिकल कट्स, Q हॉरिजॉन्टल कट्स, नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा लिख दो फॉर्मूला इसका। ये हुआ, ये हो गया। आखिरी पॉइंट छोटा सा एकदम, बेसिक्स ऑफ अ बार मैग्नेट से रिलेटेड। बेंडिंग ऑफ अ बार मैग्नेट, बेंडिंग ऑफ अ बार मैग्नेट।
बेंडिंग ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को इस तरह से बेंड किया आपने सर्कुलर आर्क के फॉर्म में, सच दैट कि वो सेंटर के साथ उसका जो आर्क है थीटा एंगल सबटेंड करता है। तो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? मैं नया मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्ट फार्मूला दे देता हूँ आपको, उसकी हिंट बता देता हूँ फार्मूला कैसे आया था। तो देखो, नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला रहेगा m डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस m साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। देखो मैं अब बता देता हूँ कि ये कैसे आया था फॉर्मूला, गौर से देखो। सिंपल क्या हुआ, जब तुमने बार मैग्नेट को ऐसा बेंड किए, किस चीज़ में फ़र्क आ गया पहले से? पोल्स, सॉरी मैग्नेटिक लेंथ में। जो पोल्स पहले ऐसे थे, दूर दूर थे, पोल एक यहाँ था एक यहाँ था, तुमने इसको ऐसे बेंड किए ना, बेंड करने की वजह से वो नज़दीक आ गए। तो अब जो नया मैग्नेटिक इफेक्टिव लेंथ है, नया वाला जो इफेक्टिव लेंथ है मैग्नेटिक लेंथ, वो अब ये हो जाएगा, ये वाला नया मैग्नेटिक लेंथ रहेगा पुराने वाले के कंपैरिजन में, है ना। और ये यहाँ से लेकर क्या रहेगा? ट्वाइस है। बस करना ये पड़ता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रीज लगाकर ये नया वाला मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये नया वाला मैग्नेटिक लेंथ मोमेंट कैलकुलेट, वो तो डबल हो जाता, और फिर वो फॉर्मूले में डाल के आप सॉल्व करते हैं। खैर अपने को इतना टेंशन नहीं लेने का, आप इस पर बात पे फोकस करो बस। m डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस m साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, AIPMT 2014 में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, उसके बाद से अभी तक नहीं आया। आया बीच में आया था क्या? नहीं आया था, नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये, इस पर फोकस करिएगा। तो यहाँ हमारा अभी बेसिक्स ऑफ अ बार मैग्नेट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है ना, बाकी का हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे।